हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार सचिवालय सहायक भर्ती का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 16 फरवरी 2015 को पूछा गया है। उसके समान अध्ययन के 50 प्रश्न को लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, केरल में स्थित है। साइलेंट वैली या मुक घाट किस राज्य में अवस्थित है, वो है केरल में। इसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नर्मदा नदी, दूसरा मांडोवी नदी, तीसरा है सी नंबर है ताप्ती नदी या पेन्नार नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडोवी नदी। क्या हो जाएगा, मांडोवी नदी। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में अपने सुंदर समुद्र किनारों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था जो 19 दिसंबर 1961 से भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। गोवा की राजधानी पणजी है और मांडोवी नदी के किनारे अवस्थित है। मांडोवी के नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान वायुमंडलीय दाब को। इसका सही आंसर हो जाएगा समान रेखाएं जो है कि निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, वो प्रदर्शित करती है समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। किसी मानचित्र पर सागर तल के बराबर घटाए गए वायु दाब से तुलनात्मक रूप में समान वायुमंडल वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समान दाब रेखा कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का। इसका सही आंसर लूनी नदी। क्या हो जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी यहाँ पर पूछा निम्नलिखित से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। कच्छ के रन में जो समाहित होती है वो लूनी होती है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ या अरावली पर्वत से निकली है। यह लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करके कच्छ के रण में समाहित होती है। यह नमकीन नदी है। यह धार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है, कहाँ लुप्त हो जाती है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने 5वां नंबर, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग किस देश से थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग किस देश से थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से थे। कहाँ से थे, अमेरिका से थे। डॉक्टर नॉर्मन ऑस्टेन बोरलाग जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति का पिता माना जाता है। आपसे पूछेगा हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है, तो उसकी याद रखिए डॉक्टर नॉर्मन को माना जाता है। उसके चलते हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी का, अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता मान के छुआछूती के भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया है। और वहीं अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधि देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। चलिए उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब की गई थी। आपके सामने चार ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर क्या है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। पहला है मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है बी नंबर ऑप्शन है विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। सी नंबर राज्य सूची के सभी
कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत के से पारित करे कि राज्य सूची के संदर्भ में विशेष राष्ट्रीय महत्व का हो। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 8 नंबर का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन सही है। इसके ये जो कथन का रहा सही है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का होगा। चलिए उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नंबर राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर क्या करा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए सही नहीं को क्या किया लाल से इंडिकेट कर दिया गया है। इसलिए कथन को पढ़िए कौन सा कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शन को कथन को पढ़ना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। इसका सही आंसर है कि नहीं है? ये सही है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे गलत कौन सा है? राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरों की संख्या मतलब वो जो डंडी रहता है उसकी संख्या कितनी 24 होती है। ये भी सही है। सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के संघर्ष से लाया गया था। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? राष्ट्रीय धुन बजने की पूर्ण अधिकारी अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूलभूत शीर्ष पर चार सिंह हैं और एक दूसरे के पीठ पर किए हुए हैं। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। उसका चलते हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल अवैध मतों की का कितना प्रतिशत प्राप्त हो। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1/5 से कम मत प्राप्त हो या 1/7 से मत प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? इसका सही आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6 से अगर किसी को बहुमत कम प्राप्त होता है तो अपना जमानत की राशि खो देगा। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने क्या है? 12 नंबर एक दल लोक सेवा एवं में विपक्षी दल होने का दावा करता है उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा के में होने चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 55। कितने होना चाहिए लोक इनके पास कितने न्यूनतम सांसद होने चाहिए? कम से कम 55 सांसद होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिन के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ये 7 दिन बाद। कब माना जाएगा? 7 दिन। कोई अगर त्याग पत्र देता है वो जो प्रभावी माना जाएगा वो 7 दिन के बाद माना जाएगा। 7 दिनों तो बाद माना जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संभव हुआ? तो इसका सही आंसर है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 1952 में। कब संपन्न हुआ? 1952 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90/10। क्या हो जाएगा? 90/10। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी क्वेश्चन में आपको आप डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं आप, और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण से प्रभावित हुई थी? इसका आपका सामने 4 ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तीसरी पंचवर्षीय योजना।
उस तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो चला था 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन 1962 ईस्वी एवं पाकिस्तान 1965 ईस्वी से युद्ध होने के कारण वर्षा न होने के कारण ये योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही थी। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शाहजानंद सरस्वती ने। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख रहे हैं। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण या नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है। 18 का सही आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। कौन हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के किताब के लेखक हैं, जिसमें दर्शाया गया है नील दर्पण के नील की खेती के बारे में बताया गया है। उसके चलते हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद दूसरा है शाह कमीशन पर कमेटी या MC जोशी कमेटी, या चौथा नंबर है जस्टिस मुदगल कमेटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बलवंत मेहता राय कमेटी। क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पंचायती राज से जुड़े हुए थे। उसके चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारी। क्या था, लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का सार क्या था, लोक भागीदारी। उसके चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस नंबर का, क्रीड़ा प्रशिक्षण में। क्या किस में दिया जाता है, खेल कूद, या फिर क्या क्रीड़ा का मतलब हुआ क्या, खेल कूद प्रशिक्षण में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्न में से किससे संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है कि वो किससे संबंधित है। तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद को आप लोग सभी जानते होंगे। ध्यानचंद को तो आप लोग सभी जानते थे। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, किसके जयंती पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैग्सेसे पुरस्कार रोमन 23 नंबर क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे। वो थे किसके देश के, फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम उसके डिटेल के बारे में अच्छे से बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, 22वें शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किए गए थे। 22वें शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित गए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस में किए गए थे। 22वें शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किए गए थे, वो किए थे रूस में आयोजित किए गए थे। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 25वां नंबर क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। कहाँ पर अवस्थित है, अफ्रीका में अवस्थित है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5500 किलोमीटर की लंबाई तक, स्वीडन के उत्तर तथा अटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, वो फुटबॉल से संबंधित है। उसका चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है। तो इसका 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बिहू किस राज्य का त्यौहार है? ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। त्यौहार कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हम वीडियो डाले हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहू जो है अब असम राज्य में मनाया जाता है। बिहू असम राज्य का एक रंगारंग त्यौहार है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। रंगोली या बिहू यह फसल बुआई की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसमें नए वर्ष की आरंभ होता है। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 29 नंबर। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। क्या हो जाएगा? पेरू की राजधानी। पेरू जो है, पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जहाँ की राजधानी लीमा है। यहाँ एक प्रमुख नदी अमेजोन और मुद्रा है। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र को जो अब बंद है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है वो है यूक्रेन में अवस्थित है। कहाँ पे? यूक्रेन में। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्या है हमारे सामने? 31 नंबर है जापान की मुद्रा क्या है? मुद्रा भी दोस्तों याद कर लीजिएगा, मुद्रा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। मुद्रा हो गया, ये मुद्रा से रिलेटेड हो जाएगा आपको। फिर राजधानी कौन सा देश का कौन सा राजधानी, उससे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा। और किस देश का आपको किस देश में किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसलिए सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो 31 नंबर क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा इसका क्या है? येन है। क्या है? येन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है जगह। येन जो है जापान की मुद्रा है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो इसका 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नीलोफर जो तूफान था वो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलोफर। उसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पुस्तक से रचित से रिश्ते एक आप लोग के लिए वीडियो लेके आएंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो डाले हुए हैं, किसके पुस्तक के लेखक कौन है वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, सुखवंत सिंह ने। किसने लिखी है? सुखवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान का पुस्तक के बारे में पुस्तक लिखी गई है। उसका चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक के लेखक से 400 से 500 क्वेश्चन आपको अभी तक देखने के लिए मिल चुका है, इसलिए पुस्तक से रिलेटेड लिखकर आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, और APJ अब्दुल कलाम। कौन है इसका सही आंसर? APJ अब्दुल कलाम है जो विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक हैं। उसके चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 नंबर। भारत एक खोज पुस्तक है। अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई पुस्तक भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 होगा। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक लिखी थी। कौन सा पुस्तक? भारत एक खोज। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 36 नंबर। कौन सा देश शुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पे से टिक लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। कौन सा देश शुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। कौन सा हो जाएगा? क्यूबा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्यूबा गणतंत्र कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो ये बार हर कोई ना कोई एग्जाम में पूछ जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये हमेशा याद रखिए। 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, जल का घनत्व जो है किस ताप पर सर्वाधिक होता है?
वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितने पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री पे होता है, जमने पर जल का घनत्व कम होता है तथा आयतन 9 डिग्री बढ़ जाता है, जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती रहती है। उसके चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का संगठन कब हुआ था? 1945 में। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त अधिकारी पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका मैनहट्टन टापू पर हुआ था। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की 39 नंबर क्वेश्चन पे है हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने ज़्यादा मिलता है। आपको बीपीएससी के एग्जाम में मिल जाएगा, बिहार एटीए के एग्जाम में मिल जाएगा, फिर आपको रेलवे के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ये सबको हमेशा याद रखिए दोस्तों। भारतीय आज़ादी के समय वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय कौन वायसराय थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एलन ऑक्टेवियन हमाओ। क्या इसका सही फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा? हुमाओ। तो इसका सही फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियन हमाओ, जो ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे, जो 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? म्यांमार की राजधानी कौन सी है? आपको फिर देखिए यहाँ पे कुछ दिया ना दोस्तों, देश की राजधानी आपको हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का। 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपिदौ। म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा? नेपिदौ। याद रखिएगा, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदौ। देश की राजधानी, सब देश का राजधानी आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसकी मुद्रा भी याद रखिएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन थे? तमस उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का। 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। क्या उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा? भीष्म साहनी जो थे तमस उपन्यास के लेखक थे। उसके आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2013 से वर्ष 2014 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अभी IPL का खेल चल रहा है। IPL में आपसे पूछ जाता है अभी कौन सा ऑरेंज कप किसे मिला, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि IPL कौन जीता, किसको क्या मिला, उसके बारे में भी याद कर रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2013 से वर्ष 2014 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, विलियम एटली। विलियम एटली जो थे भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर हैं, उस समय के वर्तमान गवर्नर पूछ रहा है जब 2015 ईस्वी में थे। ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ पे अभी का जो वर्तमान गवर्नर है उस समय का बताइएगा। तो उस समय का हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, उस समय 2015 में कौन थे गवर्नर? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुराम राजन, जो 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर डी, जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जयंती पटनायक। यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में नहीं आपको, इसलिए हम 2 बार 3 बार बता रहे हैं, जयंती पटनायक। उसका सही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, हम आपका इसको PDF भेज देंगे और बुक का भी नाम बता देंगे किस बुक से बता रहे हैं। उसका 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब
हस्ताक्षरित हुआ, मतलब उस पर साइन हुए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सी हो जाएगा 1954 ईस्वी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षरित हुआ? तो वो हुआ 1954 ईस्वी में। कब हुआ? 1954 ईस्वी में। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। उसका आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है। आग सान सू की जो NLD के नेतृत्व है किस देश से संबंधित रखती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। किससे संबंधित रखती है? म्यांमार से संबंधित रखती है। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 1932 में। कब की गई थी संधि? 1932 में। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहेगा। उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इंपॉर्टेंट में याद रख लीजिएगा, जो पुस्तकें जो कौन लेखक होते हैं, उसके सभी देश के राजधानी को याद रखिएगा, किस देश के कौन से भी प्रधानमंत्री है वो याद रख लीजिएगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। जो भी टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।